हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन, कि भारत में जो यूरोप के लोग थे वह कौन थे, कहाँ से आए थे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो का देखिए बच्चों, ये पहला पॉइंट क्या है कि भारत में यूरोपियों का आगमन, कि भारत में यूरोपियों का आगमन, कि भारत में सबसे पहले यूरोप के लोग आए थे। यहाँ से आपको एक पॉइंट समझने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसमें आगे दिया गया है कि भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। यानी भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। लेकिन वे अंग्रेज ही थे जो विशाल क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल रहे और औद्योगिक युग की अग्रणी शक्ति बनकर उभरे। यानी बच्चों, इससे आपको ये समझ में आता होगा कि सबसे पहले यूरोपियों में आने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली कौन थे, यूरोप के लोग थे। यानी यूरोप से आने वाले लोगों को हम पुर्तगाली कहते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेज ही वह व्यक्ति थे जो संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल रहे और औद्योगिक युग के अग्रणी बनकर उभरे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप के लोग भारत में क्यों आना चाहते थे। ठीक है, यूरोप के लोग भारत में क्यों आना चाहते थे। तो पहला पॉइंट दिया गया है, यूरोपीय और भारतीयों के बीच सीधा संपर्क पुनः स्थापित करना। ठीक है, यानी यूरोप के जो लोग थे वह भारत के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए भारत आना चाहते थे। वे अरब मुस्लिम मध्यस्थों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे। यानी बच्चों, यहाँ से ये पॉइंट समझ में आता है कि जो यूरोप के लोग थे सबसे पहले अरब मुस्लिमों पर निर्भर थे। यानी वे अपने खान पीन की चीज़ें, रहन सहन की वस्तुएं अरब मुस्लिमों से खरीदते थे। ठीक है, इससे बचने के लिए उन्होंने क्या, भारत का रुख अपनाया और उन्होंने भारत और यूरोप के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की सोची। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि मसाले, चाय, रेशम और कीमती रत्नों जैसी भारतीय वस्तुओं तक आसान पहुंच, जिनकी दुनिया भर में उच्च मांग थी। यानी बच्चों, जो यूरोप के लोग थे वे भारत में मसाले, चाय और रेशम और कीमती आभूषण यानी रत्न जैसी वस्तुओं की आसान पहुंच, यानी इन वस्तुओं तक अपनी आसान पहुंच बना सके ताकि वे अपने देश में इन्हें उपलब्ध करा सके, जिनकी दुनिया भर में उच्च मांग थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पुनर्जागरण की भावना ने, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि पुनर्जागरण की भावना ने जहाज निर्माण और नौवहन में प्रगति के साथ मिलकर सभी यूरोपियों को समुद्र का पता लगाने और पूर्व पूर्व यानी ईस्ट तक पहुंचने के लिए उत्सुक बना दिया था। इस वजह से क्या, वे भारत की ओर अपना रुख करना चाहते थे। यानी उन्हें जहाज निर्माण करना था, नौवहन में प्रगति हासिल करनी थी और समुद्र का पता लगाना था कि इस समुद्र का पूर्व की ओर यानी पूर्व का किनारा कौन सा है। तो इसके लिए क्या, वे उत्सुक थे। तो इस वजह से क्या, वे भारत आना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप में इस अवधि के दौरान कई क्षेत्रों, विशेषतः आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि देखी गई। इस आर्थिक समृद्धि ने विलासिता की वस्तुओं, विशेष रूप से खाना पकाने और संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले मसालों की मांग को बढ़ा दिया। यानी बच्चों, जो यूरोप के लोग थे भारत से क्या, चाय, मसाले, कीमती आभूषण ले गए थे, जिसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिससे वहाँ के लोग इन वस्तुओं के क्या, विलासिता हो गई थी। यानी इन वस्तुओं की ओर आकर्षित हो गए थे। इस वजह से क्या, यूरोप के लोग भारत में आए थे। और मसाले की मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, जो भारत के मसाले थे उनकी मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट थे जो हमने अभी कवर किए हैं कि पुर्तगाली भारत में क्यों आना चाहते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले क्यों पहुँचे। ठीक है, यानी भारत में जो पुर्तगाली आए थे सबसे पहले आए थे, सभी बच्चों को पता है, लेकिन वे भारत में सबसे पहले क्यों पहुँचे, इसका हम देखेंगे कुछ पॉइंट कि क्यों पहुँचे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि पुर्तगाल ने इस्लाम के खिलाफ अपने प्रतिरोध में ईसाई जगत का
नेतृत्व करता था। इस प्रकार वे सभी भौगोलिक क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे। यानी जो बच्चों पुर्तगाल के लोग थे वह इस्लाम के खिलाफ थे और वे ईसाई धर्म के अनुयायी थे। यानी वे क्रिश्चियन लोग यानी ईसाई धर्म को मानते थे। तो वे क्या थे, ईसाई धर्म को सारे भौगोलिक क्षेत्र में फैलाना चाहते थे। ठीक है, और इस्लाम के वे खिलाफ थे, यानी मुस्लिम लोगों के वे खिलाफ थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इस वजह से क्या पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पुर्तगाल के राजकुमार, ठीक है, ये दिया गया है पुर्तगाल के राजकुमार उस समय कौन थे, राजकुमार हेनरी। ये नाम आपको याद रखना है, जिन्हें नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वन लाइनर क्वेश्चन है कि नेविगेटर के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजकुमार हेनरी, जो कि उस समय पुर्तगाल के राजकुमार थे। को वर्ष 1454 में पोप निकोलस, ये 5 है, ठीक है, पोप निकोलस 5 द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया था, जिससे उन्हें भारत तक के पूर्वी तटों का अन्वेषण का अधिकार मिला। अन्वेषण का मतलब बच्चों खोजना या जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो राजकुमार हेनरी को, जिन्हें नेविगेटर कहा जाता था, पोप निकोलस 5 ने उन्हें एक अधिकार पत्र दिया, जिससे क्या उन्हें भारत के पूर्वी तटों का अन्वेषण या जांच पड़ताल करनी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1497 में टोर्डिसिलस, ठीक है, टोर्डिसिलस की संधि, ये ध्यान रखना है 1494, ठीक है, टोर्डिसिलस की संधि कब हुई थी, तो 1494 को हुई थी के अनुसार। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन ने गैर ईसाई दुनिया को केप वर्ड द्वीप समूह से 1300 मील पश्चिम में अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा द्वारा विभाजित किया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि टोर्डेसिलस की संधि कब हुई थी, 1494 हुई थी, जिसमें वर्णन किया गया है कि जो पुर्तगाल के लोग थे और स्पेन के लोग थे, उन्होंने गैर ईसाई यानी जो ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, उनको क्या कैप वर्ड द्वीप था एक, जो द्वीप समूह 1300 मील पश्चिम में अटलांटिक महाद्वीप में एक काल्पनिक रेखा द्वारा विभाजित कर दिया गया था कि इस रेखा से इधर के जो लोग हैं वह गैर ईसाई धर्म के लोग हैं। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है, आगे देख लेते हैं। पुर्तगाल को एक, आगे दिया गया है बच्चों, इसमें पुर्तगाल को रेखा के पूर्व के क्षेत्रों पर दावा करने और कब्जा करने का अधिकार दिया गया था, जबकि स्पेन को पश्चिम के क्षेत्रों के लिए ऐसा कर सकता था। यानी इससे ये विभाजित होता है, जो पुर्तगालियों और स्पेन के मध्य संधि हुई थी 1494 में, उसमें क्या अधिकार मिला कि जो पूर्व का क्षेत्र था उस पर पुर्तगाल के लोग अपना दावा कर सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं, और जो पश्चिम का क्षेत्र है उसमें स्पेन के लोग अपना दावा या कब्जा कर सकते हैं। इस विभाजन ने भारत के आसपास के जल क्षेत्र में पुर्तगाली उद्यमियों के लिए एक मंच तैयार कर दिया। यानी पुर्तगाली भारत का जो आसपास का जल क्षेत्र था उसमें क्या पुर्तगालियों का शासन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि वर्ष 1487 में बार्थोलोमियो दियास, ठीक है, बार्थोलोमियो दियास ने कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और इसे भारत समझकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंच गया। हालांकि मई 1498 में पुर्तगाली अंततः भारत पहुंचा। यानी सबसे पहले जो भारत की ओर रुख किया था वह बार्थोलोमियो दियास ने किया था, लेकिन वह क्या सफल नहीं हो पाया, वह भारत समझकर अफ्रीका में चला गया। लेकिन सबसे पहले जो भारत आया वह 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में महत्वपूर्ण पुर्तगालियों के आगमन का कालानुक्रम। यानी भारत में जो महत्वपूर्ण पुर्तगाली आए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जिसमें क्या दिया गया है कि सबसे पहले ये एक टेबल बनाई गई है, इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखिए कि सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा आया, फिर आया पेड्रो अल्वारेज कैवरेज यानी 2 नंबर पर,
तीसरे नंबर पर भारत में कौन पुर्तगाली आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और फोर्थ नंबर पर आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और 5 नंबर पर आया था नीनो दा कुन्हा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पुर्तगाली थे जो भारत में आए और जिन्होंने भारत को लूटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है वास्को डिगामा, यानी वास्को डिगामा के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1498 में भारत कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। और इसने क्या क्या किया भारत में, ये कुछ पॉइंटों के द्वारा इसमें वर्णन किया गया है। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है, वह वर्ष 1501 में पुनः भारत आया और कैन्नौर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। ठीक है, यानी बच्चों सबसे पहले भारत वास्को डिगामा आया था 1498 में कालीकट नामक बंदरगाह पर, जहां पर कालीकट के राजा जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया था और उसके बदले में जमोरिन ने उन्हें मसाले, कीमती रत्न, चाय, आभूषण दिए थे। तो क्या वास्को डिगामा वापस चला गया था? लेकिन 1501 में वह पुनः भारत आया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वास्को डिगामा दोबारा भारत कब आया था? तो 1501 में आया था और उसने कैन्नौर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1498 में अब्दुल मजीद नाम के एक गुजराती नाविक के नेतृत्व में भारत पहुंचे और उसका जमोरिन कालीकट के शासक द्वारा दोस्ताना स्वागत किया गया, जिसके माध्यम से वह काली मिर्च के व्यापार से भारी मुनाफा हासिल करने में सक्षम हुआ। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आया था, तब वह किसकी मदद से आया था? तो अब्दुल मजीद नाम के एक गुजराती नाविक के नेतृत्व में भारत पहुंचा था। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के और वन लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, कि अब्दुल मजीद यानी वास्को डिगामा किसके सहयोग से या किस नाविक के सहयोग से भारत पहुंचा था? तो अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति के संपर्क में आकर वह भारत पहुंचा और वहां पर जमोरिन जो कालीकट का शासक था, उसने क्या इसका भव्य स्वागत किया था वास्को डिगामा का, जिसके माध्यम से वह काली मिर्च को अपने यहाँ ले जाकर उसने बेचा और वहाँ पर अच्छा मुनाफा हासिल किया। इसी वजह से 1501 में दोबारा वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये एक नोट पॉइंट मैंने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि वास्को डिगामा ने 3 बार भारत का दौरा किया। ठीक है, वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया। सबसे पहले 1498 में, फिर 1501 में जहाँ पर उसने कारखाना लगाया, और फिर 1524 में। उनके तीसरी बार आगमन के 3 महीने बाद ही 1524 में ही कोचीन में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कोचीन में क्या उनकी मृत्यु हो गई थी। अब दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया था उन्होंने क्या क्या किया। तो दूसरे जो पुर्तगाली थे भारत आने वाले, वह थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। ये आपको नाम ध्यान रखना है। इन्होंने क्या बच्चों? मसालों के व्यापार के लिए यात्रा शुरू की और सितंबर 1500 में कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने भी क्या मसालों के व्यापार के लिए यात्रा की थी भारत में, और सितंबर 1500 में कालीकट में एक कारखाना भी स्थापित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कालीकट में पुर्तगाली कारखाने पर हमला किया गया तो संघर्ष शुरू हो गया, जिससे पुर्तगाली हताहत हुए। जवाबी कार्रवाई में कैब्रेल ने अपने अरब व्यापारी जहाज़ों को जब्त कर लिया गया और जहाज़ों को जला दिया गया। कैब्रेल द्वारा कालीकट पर बमबारी की गई। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है जी, कि जब कालीकट में पुर्तगाली हम कारखानों पर हमला हुआ तो संघर्ष शुरू हो गया था, जिससे क्या पुर्तगाली बहुत ज़्यादा पुर्तगालियों को नुकसान हुआ और उन्होंने अरब व्यापारियों के जहाज़ों को जब्त कर लिया और उन्हें जला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि संघर्ष के बावजूद कैब्रेल ने बाद में कोचीन और कन्नानौर में स्थानीय शासकों के साथ अनुकूल संधियों पर
सफलतापूर्वक बातचीत की थी। यानी ये संघर्ष समाप्त होने के बाद जो कैवरेल था उसने जो कोचीन में अपना कारखाना लगाया था और कन्नानौर में वहाँ के स्थानीय जो शासक थे उनके साथ संधियाँ की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ठीक है, ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ये तीसरे व्यक्ति थे जो भारत आए थे। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या क्या भारत में किया था। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि 1505 में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अल्मोड़ा के मिशन पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करना, मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना और अदन, हारमुज और मलक्का ये 3 स्थान के नाम हैं। इन पर क्या पुर्तगालियों का कब्जा करना था और उन्हें अंजादिवा, कोचीन, कन्नानौर और कलवा में किले बनाने की सलाह दी गई थी। यानी बच्चों जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत आया उसे क्या 1505 में पुर्तगाल के राजा ने गवर्नर नियुक्त किया और उसने एक नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? कि मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना, अदन, हारमुज और मलक्का पर कब्जा करना। ठीक है, और जो उनके 3 किले थे अंजादिवा, कोचीन, कन्नानौर और किलवा में क्या किलेबंदी करना था। ये उसकी नीति थी, उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट था कि जमोरिन के विरोध में मिस्र के मामेलुके सुल्तान की धमकी का सामना करना पड़ा। ठीक है, उधर बच्चों जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जमोरिन ने जो कोचीन का शासक था उसने उनका भव्य स्वागत किया था, लेकिन उसे बाद में लगा कि ये तो यहाँ की वस्तुएं ले जाकर अपने देश में उच्च मूल्यों पर बेच रहे हैं और यहाँ से कम मूल्य में ही खरीद कर ले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या विरोध कर दिया, और विरोध करने के बाद क्या हुआ बच्चों, जो वेनिस के व्यापारियों के समर्थन से मिस्रवासियों ने पुर्तगाली हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए एक बेड़ा खड़ा किया। यानी एक तरफ तो पुर्तगाली हो गए और एक तरफ मिस्र के और वेनिस के लोग हो गए। ठीक है, फिर 1507 में मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना द्वारा द्वीप के पास एक नौसैनिक युद्ध में एक पुर्तगाली स्क्वाड्रन को हरा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अल्मेड़ा के बेटे की मृत्यु हो गई थी। यानी बच्चों जब ये युद्ध हुआ मिस्र और गुजरात के संयुक्त नौसेना द्वीप के पास किस किस के बीच में हुआ था? पुर्तगालियों और मिस्र और वेनिस के व्यापारियों के बीच में। तो इसमें क्या बच्चों, जो अल्मेड़ा के बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्मेड़ा ने 1508 में दोनों नौसेनाओं को कुचलकर अपनी हार का बदला लिया। ठीक है, यानी उसके पुत्र की मृत्यु के बाद अल्मेड़ा ने 1508 में दोनों नौसेनाओं को कुचलकर वेनिस की और मिस्र की अपनी हार का बदला लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अल्मेड़ा का उद्देश्य ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम कॉर्टेज सिस्टम को लागू करके पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बना दिया था। ये आपको याद रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति, जिसे हम कॉर्टेज सिस्टम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या था कि इन्होंने हिंद महासागर पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बना दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो अगले हैं, अगला पुर्तगाली भारत आने वाला कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगला पुर्तगाली था जो भारत में आया था, और इन्होंने भारत में आकर क्या क्या कार्य किया ये हम देख लेते हैं। क्या किया? सबसे पहला पॉइंट है कि अल्मेड़ा भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में सफल हुए और उन्हें पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्मेड़ा को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंद महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण बनाए रखने के लिए हारमुज, मालाबार, मलक्का के साथ साथ लाल सागर में सफलतापूर्वक अड्डे स्थापित किए। जो अल्मेड़ा था इन्होंने बच्चों हारमुज, मालाबार और मलक्का के साथ साथ लाल सागर जो था उसमें भी अपने अड्डे बना दिए। और नेक्स्ट पॉइंट था उन्होंने अन्य जहाज़ों के लिए कार्टेज सिस्टम शुरू किया, यानी कार्टेज सिस्टम नीले पानी की नीति को शुरू किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि वर्ष 1510 में बीजापुर सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया। यानी 1510 में अल्मेड़ा ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया, जो सिकंदर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बन गया। यानी बच्चों, जो पुर्तगाली अल्मेड़ा था उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, पुर्तगालियों से सिकंदर महान ने छीन लिया था, और उसके बाद ये यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें या नारियल की बेहतर वृक्षारोपण किसमें लाई गई। यानी अल्मेड़ा ने भारत में क्या है, काजू की नई फसलें लगाई, नारियल की बेहतर वृक्षारोपण किया। और नेक्स्ट है कि ईसाई जगत के पुर्तगाली नेतृत्व के कारण मुसलमानों का घोर उत्पीड़न किया। अल्मेड़ा ने क्या किया बच्चों कि मुसलमानों को यानी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का घोर उत्पीड़न किया था पुर्तगालियों ने, और सबसे ज़्यादा किया किसने था, तो अल्मेड़ा ने किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया और पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय लोगों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। गोवा और उत्तरी प्रांत में पुर्तगाली निवासी जमींदार बन गए, जिससे नई फसलें और बुनियादी ढांचा शुरू हुआ। यानी अल्बुकर्क ने सती प्रथा को तो समाप्त किया ही, लेकिन उसने क्या किया कि जो भारत के स्थानीय लोग थे यानी पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि गोवा और अन्य प्रांतों पर वे अपना अधिकार कर सकें, ठीक है, और अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सके। तो यानी पुर्तगाल यानी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग पहले भारत में नहीं थे, ये क्या बाद में भारत में आए। यानी पुर्तगालियों के आगमन के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में हुआ, जो वर्तमान में भी चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट यानी अब जो पुर्तगाली आए थे वे कौन थे, नीनो दा कुन्हा, यानी ये अंतिम पुर्तगाली थे जो भारत में आकर शासन किया। इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने भारत में क्या क्या किया। पहला पॉइंट दिया गया है कि वह नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बने, ठीक है। 1529 में नीनो भारत का पुर्तगाली गवर्नर बना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1530 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। यानी नीनो दा कुन्हा ने अपना जो पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन में था उसे गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गुजरात के बहादुर शाह ने वर्ष 1534 में हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों से मदद मांगी, ठीक है। उन्होंने बेसिन द्वीप को उसकी निर्भरता के साथ सौंप दिया और पुर्तगालियों को द्वीप में एक आधार बनाने का वादा किया कि आप हुमायूं और बहादुर शाह ने क्या पुर्तगालियों से मदद मांगी कि आप हमारा सहयोग करो, हम आपको एक द्वीप में आधार बनाने का यानी आपको एक द्वीप का कब्जा देने का वादा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1536 में जब हुमायूं गुजरात से वापस चला गया तो संबंधों में विकृति आ गई। शहर के निवासियों के पुर्तगालियों से लड़ने के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ। बहादुर शाह का उद्देश्य विभाजन की दीवार खड़ा करना था, जिससे पुर्तगालियों के साथ बातचीत शुरू हो सके। ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या कहा गया है कि 1536 में जब हुमायूं गुजरात से वापस चला गया तो संबंधों में विकृति आ गई, यानी शहर के निवासियों के पुर्तगालियों से लड़ने के कारण संघर्ष उत्पन्न हो गया। जो भारत के निवासी थे उनका वे क्या पुर्तगालियों से लड़ने लगे, जिससे क्या बहादुर शाह का उद्देश्य विभाजन की दीवार खड़ा करना था, जिससे पुर्तगालियों के साथ बातचीत शुरू हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1537 में बातचीत के दौरान गुजरात के शासक को पुर्तगाली जहाज पर बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यानी 1537 में बातचीत के दौरान जो गुजरात का शासक था को पुर्तगालियों के जहाज पर बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। दा कुन्हा का लक्ष्य बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाना था। पुर्तगाली नागरिकों को हुगली में अपना मुख्यालय बनाकर बसाना था। इसी वजह से क्या जो गुजरात का शासक था उनकी हत्या कर दी गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पुर्तगालियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां, यानी जो पुर्तगाली भारत में आए थे उनके लिए भारत में क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां थी, यानी उनके फायदे की क्या क्या स्थितियां थी, ये अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले ही देखते हैं पहला पॉइंट कि गुजरात को छोड़कर जिस पर महमूद बेगड़ा का शासन था, भारत के अन्य सभी हिस्से खंडित राज्यों के अधीन थे और उनके पास एक मजबूत नौसेना नहीं थी। यानी मजबूत नौसेना सिर्फ गुजरात के शासक जो महमूद बेगड़ा था उसके पास थी, बाकी किसी भी राज्य के पास उनकी मजबूत नौसेना नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों जैसा संगठन एवं एकता नहीं थी, यानी अरब के लोग थे उनमें पुर्तगालियों जैसा संगठन और एकता नहीं थी, इस वजह से पुर्तगालियों ने भारत को ज़्यादा लूटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पुर्तगालियों के जहाज़ों पर तोपें थी जिससे वह अन्य सैन्य बढ़त मिलती थी, यानी पुर्तगालियों के पास तोपें भी थी जहाज़ों पर, अरब के जो व्यापारी थे उनके जहाज़ों पर तोपें नहीं थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पुर्तगालियों के अधीन भारत का प्रशासन, यानी पुर्तगालियों के अधीन भारत का प्रशासन क्या क्या था। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि पुर्तगाली नियंत्रण के अधीन प्रदेशों का भौगोलिक विस्तार। पहला पॉइंट दिया गया है कि उनके नियंत्रण में महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, यानी पुर्तगालियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जैसे गोवा, मुंबई, दमन और दीव, साथ ही दक्षिण में व्यापारिक चौकियां और पूर्वी तट पर सैन्य चौकियां जैसे चेन्नई में सैन थॉम और तमिलनाडु में नागपट्टिनम। यानी बच्चों जो भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र था वह सभी पुर्तगालियों के अधीन था, जैसे गोवा, मुंबई, दमन और दीव, और दक्षिण में क्या था, दक्षिण में और पूरब में, तो पूर्व में चेन्नई के सैन थॉमस और तमिलनाडु में नागपट्टिनम। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगलोर, कालीकट, कैन्नौर और कोचीन जैसे शहर पुर्तगालियों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र बन गए और 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में हुगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बस्ती बन गई, यानी हुगली पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। कब क्या, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, और जो भारत के महत्वपूर्ण नगर या शहर थे वे सभी के सभी पुर्तगालियों के अधीन थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रशासन की संरचना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन की संरचना, यानी पुर्तगालियों के प्रशासन की संरचना कैसी थी, इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि वायसराय प्रशासन का प्रमुख होता था और उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। ठीक है, जो पुर्तगाली थे उनमें एक वायसराय होता था जो पूरे प्रशासन का प्रमुख होता था और उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। बाद के वर्षों में वायसराय को सचिव के साथ साथ एक परिषद का भी समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट पॉइंट है वेदोर द फजेंडा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था जो राजस्व, कार्गो और बेड़े के प्रेषण के लिए जिम्मेदार था। यानी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था पुर्तगालियों में, वायसराय, और दूसरा कौन होता था, वेदोर द फेजेंडा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कारकों की सहायता से कप्तानों का पुर्तगाल के अधीन किलों पर नियंत्रण था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं धार्मिक नीति, यानी पुर्तगालियों की धार्मिक नीति कैसी थी, इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है अपने सभी क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार करना, मुसलमानों का विरोध करना चाहते थे। यानी जो पुर्तगाल के लोग थे वे क्या ईसाई धर्म को मानते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे और मुसलमानों का विरोध करना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली शुरू में हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे, लेकिन बाद में उन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार किया। यानी वे पहले मुसलमानों पर तो अत्याचार करते ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदुओं पर भी अत्याचार करना शुरू किया ताकि हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपना ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पादरी रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंसेरेट को वर्ष 1580 में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में भेजा गया और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। हालांकि लगातार प्रयासों के बाद भी अकबर को परिवर्तित करने की पुर्तगाली उम्मीदें कभी भी वास्तविकता नहीं बन पाई। यानी पुर्तगाल के जो लोग थे वह अकबर महान को या अकबर को पुर्तगाली यानी ईसाई धर्म ग्रहण कराना चाहते थे। यानी अकबर जो था इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन
पुर्तगाली जो थे अकबर को ईसाई धर्म में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वह कभी भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुगलों के साथ उनके राजनीतिक संबंध कैसे थे, यानी पुर्तगालियों के राजनीतिक संबंध मुगलों के साथ कैसे थे। पहला पॉइंट दिया गया है कि अकबर और जहांगीर ने पादरियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, जिससे शुरुआती वर्षों में अच्छे संबंध बने रहे। ठीक है, अकबर और जहांगीर ने पादरियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, जिससे शुरुआती वर्षों में अच्छे संबंध पुर्तगालियों और मुस्लिम शासक अकबर और जहांगीर के बीच बने रहे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1608 में ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और उनका पक्ष लिया, जैसा कि उन्हें दिए गए व्यापारिक सुविधाएं देखकर जाना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने पुर्तगालियों को हिंद महासागर में उनके नए प्रतिद्वंदी अंग्रेजों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी किसने मजबूर कर दिया? कैप्टन हॉकिंस ने। और नेक्स्ट है कि पुर्तगाली समुद्री डकैतों के कृत्यों ने भी मुगल सरकार को परेशान कर दिया, जिससे संबंध तनावपूर्ण हो गए। यानी जो मुगलों के और पुर्तगालियों के संबंध थे उनमें क्या तनाव आ गया, किस वजह से? कि समुद्री डकैतियों के कृत्यों के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगालियों ने वे सभी सुविधाएं खो दी जो उन्हें अकबर यानी सम्राट अकबर के समय में मुगल दरबार से प्राप्त थी। यानी जब शाहजहां का कार्यकाल भारत में आया था तो अकबर महान या सम्राट अकबर ने जो पुर्तगालियों को शक्तियां दी थी वे सभी पुर्तगालियों से वापस ले ली गई। और नेक्स्ट है, उन्होंने नमक के निर्माण पर एकाधिकार कर लिया, अपना एक कस्टम हाउस बनाया और तंबाकू पर शुल्क लगाने को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। यानी जो पुर्तगालियों और मुगलों के बीच में संबंध थे किस वजह से खराब हुए थे? जब शाहजहां का कार्यकाल आया उन्होंने तंबाकू और नमक पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे क्या पुर्तगाली नाराज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पुर्तगाली क्रूर व अमानवीय दास व्यापार में लगे हुए थे, हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद रहे थे या जब्त कर रहे थे और उन्हें ईसाई बना रहे थे। उन्होंने अपनी गतिविधियों के दौरान मुमताज महल की 2 दासियों को पकड़ लिया। ठीक है, यानी जो पुर्तगाली थे उनका जो व्यवहार था अत्यंत ही क्रूर और अमानवीय था, जो कि दास व्यापार या दास प्रथा का संकेत था। उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के बच्चों को खरीदा या जब्त कर लिया और उन्हें उनका धर्म परिवर्तन कराया, यानी उन्हें ईसाई बनाया, जिसके दौरान मुमताज महल की 2 दासियां भी पकड़ी गई जिन्हें उन्हें ईसाई बना दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है, जवाब में शाहजहां ने बंगाल के गवर्नर कासिम खान को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 24 जून 1632 को हुगली पर मुगलों की घेराबंदी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 महीने बाद हुगली पर कब्जा कर लिया गया। पुर्तगालियों ने जब मोहम्मद कासिम को पुर्तगालियों के खिलाफ शाहजहां ने हमला करने के लिए कहा तो 24 जून 1632 को हुगली पर मुगलों की घेराबंदी पुर्तगालियों ने कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप 3 महीने बाद हुगली पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगाली भाग गए और मुस्लिम पक्ष के 1000 लोग मारे गए, लेकिन 400 कैदियों को आगरा ले गए। कैदियों को इस्लाम अपनाने या गुलाम बनने का विकल्प दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या क्या रहे। ये अब हम इन 4-5 पॉइंटों में कवर करेंगे कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या रहा। पहला कारण है कि मिस्र, फारस के साथ साथ उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों के उदय ने प्रारंभिक वर्षों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम कर दी। ठीक है, यहाँ पर कम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बलपूर्वक धर्मांतरण जैसी धार्मिक नीतियों ने मुस्लिम और हिंदू दोनों शासकों को उनके खिलाफ कर दिया था, क्योंकि वह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष के लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे। और तीसरा है, समुद्री लुटेरों के रूप में पुर्तगालियों की बदनामी, हिंसा के अत्यधिक प्रयोग से स्थानीय शासकों में आक्रोश फैल गया, जिससे पुर्तगालियों के पतन का कारण बना। और लास्ट पॉइंट है
कि बाद में पुर्तगाल ने अपनी उपनिवेशवादी गतिविधियों के लिए अपना ध्यान ब्राज़ील पर केंद्रित कर दिया, जिसके कारण भारतीय क्षेत्रों की उपेक्षा हुई। अब पहले गोवा की तुलना में ब्राज़ील पुर्तगाल के विदेशी साम्राज्य का आर्थिक क्षेत्र या केंद्र बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्पेन और पुर्तगाल के संघ में इंग्लैंड, हॉलैंड के साथ साथ स्पेन के युद्धों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिससे भारत पर पुर्तगाली एकाधिकार को नुकसान अपरिहार्य हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है अन्य औपनिवेशिक शक्तियों जैसे डच, अंग्रेजों को अब भारत के समुद्री मार्ग का ज्ञान था, जिससे पुर्तगाल की पहले की बढ़त कम हो गई। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहे पुर्तगालियों के पतन के। जैसे सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों का धर्मांतरण, ठीक है, और समुद्र में लुटेरों का आक्रोश, और ब्राज़ील की खोज कर ली थी, तो ब्राज़ील में अपनी शक्ति को बढ़ाने के उत्सुकता से पुर्तगाली क्या भारत में पतन का कारण बने। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पुर्तगालियों का महत्व, और इसके बाद क्या यहीं पर इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, पुर्तगालियों का महत्व देख लेते हैं, क्या क्या महत्व थे या महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। पहला क्या था कि पुर्तगालियों के उत्थान ने क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ प्रभुत्व के यूरोपीय युग की शुरुआत की, जो पहले से ही अपनी पकड़ बनाए हुए थे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले विदेशी नौसैनिक शक्ति थे। उनके जहाज़ों पर तोपें थी, जिससे उन्हें हिंसा के उपकरणों का उपयोग करके व्यापार पर एकाधिकार करने में मदद मिली। तो ये भी क्या उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने अपने जहाज़ों से बॉडी कवच, मैचलॉक, मेन और बंदूकों के उपयोग के माध्यम से सैन्य नवाचार का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी पैदल सेना को संगठित करने के लिए स्पेनिश मॉडल का भी उपयोग किया, जिसे बाद में फ्रांसीसी, अंग्रेजी और मराठाओं ने भी इसी तरह की रणनीतियों का उपयोग करके अपनाया। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि बेहतर जहाज निर्माण तकनीकों ने उन्हें हर मौसम में समुद्र में यात्रा करने में मदद की थी। और उससे अगला पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने शाही शस्त्रागार, डॉकयार्ड बनाए। डॉकयार्ड मतलब बच्चों जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, उसे हम डॉकयार्ड बोलते थे, उस स्थान को। और पायलटों के लिए एक नियमित प्रणाली बनाई, जिससे हिंद महासागर में उनकी नौसेना का इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित हुआ। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपको पुर्तगालियों से संबंधित काफ़ी चीज़ें समझने के लिए मिली होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो पुर्तगालियों से संबंधित जो क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे डचों का भारत में आगमन। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।